पहले तो कुछ सीटें कम नहीं मिली हैं, आधी से कम सीटें मिली हैं। एक दूसरा, आज बदले बदले से अंदाज है क्योंकि सरकार नहीं होगी। खैर, महाराष्ट्र में नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उससे पूर्ण बहुमत का स्वाद नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए उसे अब समर्थन की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। शिवसेना अभी भी सीएम पद पर नजर बनाए हुए है, लेकिन खेल दिलचस्प तब हो गया जब एनसीपी ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने की बात की। सवाल उठता है कि बीजेपी अब क्या करेगी? क्या वो शिवसेना का दोबारा हाथ थामेगी? वो भी तब जब चुनाव के दौरान शिवसेना ने बीजेपी पर बेहद तल्ख वार किए। अब बारी महाराष्ट्र को लूटने वालों की है। शिवसेना की छाया से निकलने को बेचैन बीजेपी ने पुराने सारे नाते तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार की कमान संभाली। दनादन 33 रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। पुराने साथी भी तलवारें भांजने में पीछे नहीं थे। गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में हैं उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। हालांकि बड़े बड़े सियासी पंडित भी दावे से इस गठबंधन में दरार की बात नहीं कह सकते थे, लेकिन दरार जब हकीकत के रंग में रंगी तो पुराने राजदार खाटे दुश्मन हो गए। शिवसेना की तरफ से भावुक शुरुआत हुई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके 25 साल का गठबंधन टूटने पर अफसोस जाहिर किया। यह गठबंधन मेरे पैदा होने से पहले का था। गठबंधन टूटना बहुत दुखद है। लेकिन 24 घंटे के अंदर शिवसेना हमलावर हो गई। दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो शिवसेना ने बड़ी जिम्मेदारी से इसे निभाया। धोखे की आग में जल रही शिवसेना ने अपने तरकश से बेहद चुभाने वाले तीर चलाए। शिवसेना ने बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 बताया। कहा, कांग्रेस और एनसीपी तो मरे हुए सांप हैं। यदि कोई इस मैदान में उनका दुश्मन है तो वो है बीजेपी। शिवसेना का अगला हमला और तीखा था। बीजेपी की उद्धव ने पितृपक्ष के कौवे से तुलना कर दी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर एक के बाद एक कटाक्ष किए गए। जो मोदी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित होने पर आडवाणी के विरोध के चलते शिवसेना के समर्थन के संकेत में गुलदस्ता लिए घंटे भर इंतजार करते रहे थे, वही मोदी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बाला साहब की नकल के बलबूते नमो का सियासी उदय हुआ और अब वो उसी के खात्मे की योजना बनाने लगे हैं। चुनावी गर्माहट बढ़ती गई और हमले तल्ख होते गए। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसा। कई बार हमले बेहद निजी थे। सामना में मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने पीएम मोदी के पिता के नाम पर भी ताने मारे और कहा कि हमारे समर्थन के बिना मोदी के पिता दामोदर दास भी बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। जाहिर है मोदी पर निजी हमले ने बीजेपी को भड़का दिया। सीएम बनने की चाह रखने वाले उद्धव ठाकरे ने मोदी पर हमला जारी रखा और कहा, अगर मोदी चाय बेचकर पीएम बन सकते हैं तो मैं सीएम क्यों नहीं। हालांकि इस बयान के बाद यू टर्न भी आ गया। उद्धव ने बयान को बदलते हुए चाय बेचने वाले की जगह आम आदमी शब्द का इस्तेमाल किया। चाय वाला हो तो एक ऐसी सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है, बना सकते हैं लोग। तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है। जाहिर है 40 दिनों की इस नूरा कुश्ती में शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन नतीजे सामने हैं। लिहाजा अब दोस्ती की नई पींगें बढ़ाने का दौर वापस लौट आया है। बीजेपी राज्य में नंबर 1 है, लेकिन बहुमत से दूर है। वहीं शिवसेना नंबर 2 पर आती दिख रही है। लिहाजा सियासी मजबूरी ही सही, सरकार बनाना हो तो दोनों को साथ आना होगा। अब देखना है कि मातोश्री किस फार्मूले पर बीजेपी को समर्थन देगी। गठबंधन टूटने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नैया पार कराने का बीड़ा उठाया तो उन्होंने अपनी शुरुआती सभाओं में साफ कर दिया कि वो बाला साहब ठाकरे का आदर करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे।
लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सभाओं से लेकर तो मुखपत्र सामना के जरिए लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते रहे। जवाब में बीजेपी के बड़े नेता तो खामोश रहे, लेकिन छोटे नेता शिवसेना को जवाब भी देते रहे। साहिल जोशी के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। चुनाव के दौरान शिवसेना बीजेपी पर जमकर हमलावर थी। मोदी शिवाजी का नारा लगा रहे थे। अब शिवसेना ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? लिहाजा बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। शिवसेना ने मोदी की तुलना आदिल शाह के सेनापति अफजल खान से कर दी। वो अमेरिका में हिंदुस्तान के नाम की गूंज थी कि नहीं थी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी खूब काम आ रहे हैं। उन्हें अपनाने की होड़ मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी के नाम का नारा लगाकर दक्कन का दिल जीतने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनावों को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। लेकिन शिवाजी पर सबसे ज्यादा हक जताने वाली पार्टी शिवसेना ने इरादा भांप लिया। लिहाजा बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए खुद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाली। शिवसेना ने सियासी दुश्मनों को शिवाजी के दुश्मनों का नाम दिया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आदिल शाह का नाम दे दिया। वहीं उद्धव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी के दुश्मन अफजल खान के रूप में नजर आ रहे हैं। इस सारे लोग अफजल खान के वक्त, मतलब शिवाजी महाराज जी के वक्त, बहुत ही वो जो फौज थी उनके पास क्या नहीं था? सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, तोपखाना था, सब था। और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत बात। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। ये कहकर उन्होंने अफजल खान की कहानी की तरफ इशारा किया था। आखिर कौन था अफजल खान? कौन था आदिल शाह? क्या थी शिवाजी के साथ इन दोनों के रिश्ते की कहानी? इशारों इशारों में यहां आदिल शाह इस बार दिल्ली से आते हुए बताया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवाजी की भूमिका में शिवसेना है, वहीं आदिल शाह दिल्ली से आते हुए दिखाया गया। जाहिर है चुनावी बिसात पर अगर शिवाजी बिछे हैं तो उनके दुश्मनों का जिक्र तो होगा ही। सियासी कटाक्ष से शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे को जमकर घायल किया, लेकिन अब लगता है कि एक बार फिर दोनों एक साथ दिखेंगे। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। भले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गठबंधन टूटने का ठीकरा शिवसेना पर फोड़ रहे हो, लेकिन शिवसेना यह मानकर चल रही है कि बीजेपी ने उसे धोखा दिया। तुम्हाला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हवाय की दिल्लीचा सेक्रेटरी हवाय? तुम्ही ठरवा। लगातार अपमान करना, उनके नेताओं का अपमान करना, और हम लाचार बनकर इनके पीछे रहेंगे, ऐसी बीजेपी चलेगी ना। ऐसा हमको चलने की आवश्यकता भी नहीं। किसने तोड़ी होती? मैंने नहीं तोड़ी। 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने की तोहमत शिवसेना ने बीजेपी पर मढ़ दी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखेबाज कहा। अच्छे वक्त में दोस्तों को भूलने तक का इल्जाम लगा दिया। पूरे महाराष्ट्र में पिता पुत्र ने घूम घूम कर बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। जो कुछ हुआ वो कहना मेरा कर्तव्य है। लोगों को समझना चाहिए कि युति क्यों टूटी, किसने तोड़ी होती? मैंने नहीं तोड़ी। मैं नहीं चाहता था युति तोड़ना। दिल्ली समोर झुकले नाही, दिल्लीचे फरमान ऐकले नाही, दादागिरी मोडून काढली पंड्यांची। तुम्हाला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हवाय की दिल्लीचा सेक्रेटरी हवाय? तुम्ही ठरवा। कोण हवं तुम्हाला? बीजेपी शिवसेना के इल्जाम को सहने पर अब मजबूर नहीं थी। एक के बाद एक पार्टी ने गठबंधन टूटने की वजह माताश्री का अड़ियल रुख बता दिया। गठबंधन नहीं तोड़ा था। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भाई का प्यार भी सियासी रंग में हिलोरे मारने लगा।
अपनी खिचड़ी पकाते पकाते एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी बीजेपी पर शिवसेना से करार तोड़ने पर तीखा प्रहार किया। कहा, शिवसेना की जगह मैं होता तो कब का बीजेपी को लात मार चुका होता। शिवसेना लगातार कहती रही कि बीजेपी ने उसे धोखा दिया। मुसीबत के इस वक्त पर जब 25 साल पुराने दोस्त ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया, तब राजनीतिक विरोधी और चचेरे भाई राज ठाकरे ने शिवसेना का साथ दिया। दोनों ने जमकर बीजेपी पर हमला किया, लेकिन इस हमले का मानो बीजेपी को फायदा ही हुआ। ताजा नतीजे बताते हैं कि शिवसेना मोदी की लहर को पढ़ने में नाकाम रही। आखिर महाराष्ट्र में 25 साल बाद अकेले चुनाव में उतरे बीजेपी ने दमखम दिखा दिया। हकीकत यह है कि बीजेपी सत्ता के करीब है। गठबंधन में नंबर 1 रहने वाली शिवसेना अब चुनावी गणित में दूसरे नंबर पर है। अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। वजह बाला साहब ठाकरे को निजी श्रद्धांजलि देना था। नतीजों के बाद बीजेपी को साथी की तलाश है तो 25 साल पुरानी दोस्ती फिर से जुड़ने का कयास लगने लगे। लेकिन नए समीकरण में बीजेपी के साथी बनने के लिए एनसीपी तैयार है। सवाल यह है कि बीजेपी अब किसे अपना साथी चुनती। गठबंधन टूटने की तलखी बीजेपी की तुलना में शिवसेना में ज्यादा थी। शिवसेना ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी शिवसेना पर हमला करने में कुछ नरम दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस और एनसीपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, लेकिन शिवसेना पर एक शब्द नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री के चुप्पी खबर बनी तो मोदी ने शिवसेना को अपने प्रहार से बख्शने की वजह कुछ यूं बताई। और जिस शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था, दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे, उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं। और इसलिए मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है। और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर शिवसेना का जवाब भी तुरंत आया। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम भी उनके प्रति आदर सम्मान रखते हैं, लेकिन अगर 25 साल पुराना गठबंधन बनाए रखते तो बाला साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। शायद प्रधानमंत्री मोदी दूर की सोच रहे थे। वो शिवसेना से तलखी इस सीमा तक नहीं बढ़ाना चाहते थे कि लौटना मुश्किल हो जाए। अब ताजा हालात ये हैं कि बीजेपी नंबर 1 तो है, लेकिन अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में नाकाम है। हालांकि पुरानी साथी शिवसेना अभी भी सीएम बनने का सपना देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी आंकड़े बहुत बड़े हैं, मैं मानता हूं। फिर भी सब मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे भी आंकड़े उम्मीद से कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा आपकी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा क्यों नहीं रहेगी? राजनीति में सभी पर्याय होते हैं, सभी विकल्प होते हैं, लेकिन उद्धव जी के लिए और पार्टी के लिए, हम सब के लिए यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र, ये जो हमारी भूमिका लेके हम यहाँ फाइट की है, हम उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये खेल तब और दिलचस्प हो गया जब एनसीपी ने बाहर से बीजेपी को समर्थन देने का दावा कर दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी किसे अपना साथी चुनती है। साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई, आज तक। चुनावी मौसम के साथ दोस्त बदलते अक्सर देखे गए हैं। एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। इस पर क्या कहना एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे का, आइए देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में आए थे तब एनसीपी को उन्होंने नेशनली करप्ट पार्टी दर्जा दिया था, और आज वही नेशनली करप्ट पार्टी बीजेपी को बाहर से समर्थन देना चाहती है। हमारे साथ उसी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे हैं। आपने सुना क्या उन्होंने बोला था, आप उन्हीं पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, चुनाव के बाद जो कुछ निकाल हमारे सामने आ गए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे उभर आ रही है। 120 के आसपास उनको जगह मिले। कौन सी भी पार्टी को यदि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्थापन करना हो तो उनके लिए 144, 144 या 145 सीटों की जरूरत लगती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसके लिए बाहर से समर्थन देने का निर्णय
सभी शिवसेना दे देती उनको समर्थन। वो बोल ही रहे थे शिवसेना उनका नेशनल अलाई है, एनसीपी उनके साथ कभी जा ही नहीं सकती। शिवसेना और बीजेपी देख लेते उनके आपके खिलाफ वो चुनाव लड़े, आप पर आरोप कर रहे थे। आपको मतलब मान ना मान मैं तुम्हारा मेहमान, ऐसा नहीं होता इसमें। देखिए, महाराष्ट्र की हित के लिए हम हमारे मेहमान कुछ सोचते नहीं है। हमें ये मालूम नहीं कि शिवसेना और भाजपा की क्या बातचीत चल रही है। हमने हमारा पार्टी का निर्णय सभी पर्यायों का चर्चा करने के बाद सामने रखा। देखिए, आपकी छवि सेक्युलर छवि है। पवार साहब सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं। पवार साहब ने मुंबई में जब पहली बार भाषण किया लोकसभा चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि कम्युनल वातावरण हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में। अब उन्हीं पार्टी को आप समर्थन देकर उन लोगों को क्या जवाब देंगे कि जिनके बारे में आप बात करें? देखिए, महाराष्ट्र को एक स्टेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। इस चुनाव के निकाल के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे दे सके। उन पर अंकुश रहेगा। ऐसा नहीं ना, हमने तो आउटसाइड सपोर्ट किया है, वो तो उनकी राजनीति करेंगे, लेकिन हम तो देखिए अभी हमारे तो उनके साथ कोई चर्चा नहीं होगी। सही है। बिना चर्चा होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र हित के लिए ये सब निर्णय लिया है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल साहब ने इसके बारे में बयान दिया। मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या आपका सरकार पर अंकुश भी रहेगा, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, तो अगर सरकार कुछ गलत करती है तो तब भी तो एनसीपी एज अ पार्टी आपको कुछ करना पड़ेगा महाराष्ट्र के लिए। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट बनी नहीं, कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। अपना जो कुछ भूमिका है वो लोगों के सामने रखी है, ना हमने उनके साथ कोई चर्चा की है। हमने हमारे कोर ग्रुप में बैठकर जो कुछ चर्चा की है, जो कुछ निर्णय लिया है, वो लोगों के सामने रखा है। देखिए, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को अनस्टेबल रखना, सी पवार साहब हैज लेड फॉर द स्टेट एटलीस्ट फॉर द 4 times, नो डाउट इज प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट लीडर। सो दैट इज व्हाट वी considering all the facts, whatever the has raised right now after the polls are being declared, the election results are being declared, NCP has taken that conscious stand there.